जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक जो यहाँ पे अपडेटेड हर साल आती रहती है, ये है घटना चक्र की पूर्वालोकन। राइट। इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, घटना चक्र की पूर्वालोकन 2026 की बुक है। राइट, 2026 की बुक है। और ये पीसीएस या अगर कहें कि कोई भी वनडे एग्जाम से देने के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम 2025 का, जिसमें ज्योग्राफी 2025 का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन सभी बुकों को पढ़ाए थे। राइट। और उसमें आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्यार सम्मान मिला था और हमें बहुत अच्छा लगा था। इस तरीके से आप लोग इस क्लास को भी देखेंगे और देखिएगा और इससे हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास ये बुक है तो आप उस बुक को खोल करके, आप ओपन करके, आप उस बुक को हमारे साथ साथ आप पढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिएगा और आपको बेस्ट इसमें परिणाम मिलेगा। राइट। तो इसमें हम यहाँ पे 3 भागों में होता है। इतिहास इतिहास पहले यहाँ पे आज 2026 का पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। और इतिहास में इसमें ध्यान देंगे, इसमें 3 भागों में एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आधुनिक भारतीय इतिहास से कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ पे पढ़ाने का, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हमारा यहाँ पे उद्देश्य पढ़ाने का कि आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिले। राइट। तो इसी के साथ यहाँ पे देर ना करते हुए इसमें हम देखिए पढ़ाने की अपनी पूरी स्ट्रेटजी बताते हैं आपको कैसे पढ़ाएंगे। इसमें स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो नोट्स दिया गया है इसको यहाँ पे एनालिसिस कराएंगे। राइट। इस नोट्स के बाद इसके संबंधित जो पी बाई क्यू है, इसमें जितना भी रहता है ना, वो सभी सभी पी बाई क्यू रहते हैं। मतलब यहाँ पे किसी ना किसी एग्जाम्स में आए रहते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो। राइट, वो यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, या वो किसी भी स्टेट की पीसीएस में रहा हो। राइट, किसी भी स्टेट की पीसीएस में ये क्वेश्चंस आया रहा हो तो इसी में होता है। राइट। अब आइए देखते हैं यहाँ पे आज की हमारी जो टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे, ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में। पिछली हमने जितनी भी क्लासें घटना चक्र पूर्वालोकन की कराई है, इसमें यहाँ पे लगभग 70 के एवरेज में सभी क्लासें होती थी। 70 क्लास में कंप्लीट करते थे, आपको 1 से 2 क्लासें पर डे मिलती थी। इसको भी हम कोशिश के करेंगे कि आपको 2 से 3 क्लासें पर डे मिले और इसी के साथ ये जल्दी से घटना चक्र पूर्वालोकन समाप्त हो पाए, ताकि इसमें आगामी जो बीपीएससी का एग्जाम है 72वीं, उसमें भी बहुत हेल्प देता है, क्योंकि हिस्ट्री से संबंधित उसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। राइट। और यूपीपीसीएस तो दिसंबर में है। इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन का बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल ये सेशन होने वाला है। राइट। तो आइए देखते हैं इसमें हम जो पढ़ाते थे, हमारी यहाँ पे पढ़ाने की जो शैली थी उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाते हैं। तो आज की हमारी ये जो पहली टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ पे क्या है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन से हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। इसमें ये मान के चलिएगा जिसका इतिहास बेस एकदम वीक है उसके लिए भी ये क्लास बहुत बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इतिहास के 3 चरणों में से जैसे यहाँ पे एंशिएंट हो जाएगा, मिडवल हो जाएगा और ये हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें प्राचीन इतिहास पढ़ाया जाता है, इसमें मध्यकालीन जैसे दिल्ली सल्तनत और इसके बाद मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के इसमें यहाँ पे समाप्त होने के बाद मॉडर्न इतिहास में इसमें देखते हैं कि यूरोप की कंपनियां फ्रांस, ब्रिटेन की और ये सभी आती हैं, डच की। तो ये सभी आती हैं, कैसे भारत पे अपना आधिपत्य जमाती हैं, उनके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। राइट। अब इसमें नोट्स के एनालिसिस करते हैं और फिर ऐसे यहाँ पे आपको दिखेंगे नोट्स। नोट्स पढ़ना हमें इसलिए ज़रूरी होता है, ध्यान देंगे। एक बार हम नोट्स के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। राइट। नोट्स के पढ़ने के बाद इसमें पी बाई क्यू देखेंगे, पी बाई क्यू को आपको समझाएंगे। फिर पी बाई क्यू का जो सोल्यूशन दिया है उसको हम यहाँ पे डिटेल से फिर से चर्चा करेंगे। मतलब हम एक ही टॉपिक को नोट पढ़ेंगे, पी बाई क्यू पढ़ेंगे, सोल्यूशन पढ़ेंगे, मतलब 3 बार रिवाइज करेंगे। आप बताइए क्या आपका गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। ध्यान से आप सुनेंगे, देखेंगे और आपके पास अगर बुक होगी तो आप बुक के माध्यम से इसे आप डिटेल से रिवाइज करते चलेंगे। और कोशिश ये करिएगा कि आप देखने के बाद इसे नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। इस बुक की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीएसबी जी सर में आपको मिल जाएगी। राइट। आइए देखते हैं इसी के साथ नोट्स में एक मिथक के अनुसार, एक मिथक है, कहानी है। अब यहाँ पे मिथक है, जो कहानी है वो सत्य है। राइट, मिथक सत्य है।
अब यहाँ पे कह रहा कि अरबी नेविगेटर एक था जलयान पथ निर्देशक, इनका नाम था अहमद इब्न मजीद। यहाँ पे अहमद इब्न मजीद, इनकी सहायता से वास्को डिगामा, क्या है, वास्को डिगामा भारत पहुंचा। ये पहला व्यक्ति है। किंतु ऐतिहासिक और प्रमाणिक साक्ष्यों के अनुसार वास्को डिगामा को भारत की कालीकट बंदरगाह पे, यही सब क्वेश्चंस आए हैं जो हाईलाइटेड कर रहे हैं, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचने में मदद करने वाला एक गुजराती नौवाहक था। वो यहाँ पे क्या है, न कि वो अरबी नेविगेटर अहमद इब्न मजीद, ये अरबी नेविगेटर नहीं था, ये गुजरात का क्या था, नौवाहक था। ये यहाँ पे क्या है, उसी अरब सागर में रहता था, नौका चलाता था, मछली पालन उद्योग छोटे छोटे वो करता रहता था। आगे की पॉइंट देखते हैं, वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह कालीकट पर थी। अब यहाँ पे कब पहुंचा वास्को डिगामा, तो 20 मई 1498 को कहां पे पहुंचा, कालीकट के पहुंचा। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पहुंचकर उसने भारत और यूरोप के मध्य एक नई समुद्री मार्ग की खोज की। किसके बीच, भारत और यूरोप के बीच। प्रश्न आपका इसमें एग्जाम्स में आया है कि भारत और यूरोप के मध्य एक नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो ये हो जाएगा वास्को डिगामा। कब, कालीकट पे जब ये पहुंचा 20 मई 1498 को। अब यहाँ पे बात यहाँ पे देखते हैं आगे की पॉइंट में, इसमें कालीकट में अब यहाँ पे जब वास्को डिगामा पहुंचता है, उसके साथ यहाँ पे क्या होता है, कालीकट के तत्कालीन शासक थे, उनका नाम था जमोरिन। क्या नाम था, जमोरिन। जमोरिन कालीकट के शासकों को पैतृक उपाधि थी। जमोरिन जो है, वहां पे कालीकट के जो शासक होते उनको पैतृक उपाधि थी। अब यही जमोरिन का शासक था। अब यहाँ पे कालीकट का और वास्को डिगामा का वही स्वागत करता है। भाई कोई फॉरेन वाला आया है तो हमारे यहाँ पे मेहमानों का बहुत आदर होता है, सम्मान होता है। वास्को डिगामा भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, वास्को डिगामा ने कालीकट मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। वास्को डिगामा ने क्या किया, काली मिर्च के व्यापार से, काली मिर्च हमारे यहाँ से ले गया और यूरोप में जाकर के बेचा तो उसको 60 गुना फायदा हुआ, राइट। जिसके अंतर्गत यहाँ पे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को क्या हो, प्रोत्साहन मिला। भाई पूछेंगे ना कि तुम लाए हो, तो जो चीज यहाँ पे लाए हो बेची हो तो उसको तुमको कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसने बताया कि हमें 60 गुना प्रॉफिट हुआ। अब वहां के पुर्तगाली यहाँ पे क्या हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चलूंगा। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये आता कि 1505 का यहाँ पे सन था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन गया है। कहा कि चलिए हम भी देखते हैं कि आखिर ये वास्को डी गामा क्या बता रहा है। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसको याद रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम वायसराय यहाँ पे बनकर के आया और कैसा, पुर्तगाली था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा ने एक पॉलिसी चलाई। हिंद महासागर में एक पॉलिसी चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। यहाँ पे क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी तो ये अल्मीड़ा ने चलाया था। पहला ये वायसरा है, ध्यान देंगे, पुर्तगाल का। इसे यहाँ पे हिंदी में नीला जल नीति का यहाँ पे प्रतिपादन किया। अल्मीड़ा के बाद कौन आता है, यहाँ पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये 1509 ईस्वी में आता है, राइट। भारत के पुर्तगाली क्षेत्र का ये गवर्नर बना और 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से क्या हुआ, गोवा को छीन करके अपने अधिकार में कर लिया। किसे, आदिल शाही सुल्तान से। कहां पे, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को छीन करके अधिकार कर लिया। ये बार बार पूछा गया कि गोवा को छीन करके अपने अधिकार में पुर्तगालियों ने किस सन में किया, तो ये सन को ध्यान देते रहेंगे, 1510 ईस्वी में। इसी भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। देखिए आया तो पहले यहाँ पे अल्मेडा, लेकिन जब इसने गोवा को छीन करके अपने अधिकार में कर लिया तो मतलब यहाँ पे कुछ शासन करने की तो बात हो गई ना। इसी को यहाँ पे अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा पीवाईक्यू में आया, हम आपको अभी दिखाएंगे। इसके बाद देखते हैं, अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण मंडी और मंडी मलक्का और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पे स्थित, और फारस की खाड़ी पे जो मुहाना उसको क्या कहते हैं, हरमुज मुहाना कहते हैं। तो यहाँ पे 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पे स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया, राइट।
अब यहाँ पे बात आती है अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक था निन्नो दी कुन्हा था। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक आया निन्नो दी कुन्हा था। अब यह क्या है, 1529 से लेकर के 1538 तक ये गवर्नर बनता। कौन? ये कुन्हा। अब इसके बाद यहाँ पे पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत की समुद्री मार्ग की यहाँ पे खोज की थी। मूलतः यह इटली निवासी था। स्पेन द्वारा वित्त पोषित कोलंबस ने क्या किया, अब इसमें यहाँ पे देखिए ये मूलतः इटली का निवासी था। अब इसके बाद था स्पेन द्वारा वित्त पोषित एक यात्री था कोलंबस। यह इसी का समय का दौरान है अमेरिका की खोज की। और इसके हालैंड के एक यहाँ पे हालैंड के इनका नाम था के एबल तस्मान ने, इनका पूरा नाम यहाँ से के एबल तस्मान। यहाँ पे इन्होंने वान डिमंस लैंड, इसका नाम आप ध्यान देंगे, वान डिमंस लैंड वर्तमान में ये तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। जब भी आपको जिक्र करेगा कि न्यूजीलैंड की खोज या तस्मानिया की खोज किसने की, तो के एबल तस्मान, इसी के नाम पे तस्मानिया यहाँ पे नाम पड़ा भी। इसका नाम पहले वान डिमस लैंड था, बाद में इसे तस्मानिया पड़ा, और इसी के नाम पे एक वहाँ पे आप लोग मैप में देखेंगे तो तस्मानिया सागर भी है। इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचने वाला पहला यूरोपीय जो डच नाविक यहाँ पे विलेम जेसू जन था। अब यह पूरे यूरोप वाले आने लगे, विलेम जेसू जॉन था, डच यात्री था। अभी हम जिक्र करेंगे कौन क्रम क्रम से आया, किसकी कंपनी पहले बनी, और यहाँ पे पूरा क्रमागत एक चार्ट में देखेंगे, राइट। अब इसके बाद देखते हैं जबकि ब्रिटिश नाविक कैप्टन कुक, ये ब्रिटिश नाविक था। अब ब्रिटेन वाले भी अपना देखेंगे 1770 ईस्वी में विलियम जेसू जॉन, यहाँ पे जेम्स जॉन ने 164 वर्ष बाद यह ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, राइट। और कैप्टन कुक को ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट का सर्वेक्षण करने और यहाँ पर ब्रिटिश शासन की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया ये पहुंचा, राइट। तस्मानिया न्यूजीलैंड में पहुंचा, उसी का बगल का पड़ोसी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कौन पहुंचा था? कि कैप्टन कुक पहुंचा था, ब्रिटेन का था, राइट। और यहाँ पे ध्यान देंगे ये इसे नींव रखने की श्रेय दे, न कि ऑस्ट्रेलिया की खोज का। इसे ऑस्ट्रेलिया की खोज का नहीं, बल्कि यहाँ पे इसके शासन की नींव रखने की यहाँ पे दिया जाता है, राइट। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे पहुंचा था विलियम जेसू जून, 164 वर्ष बाद ऑस्ट्रेलिया ये पहुंचे थे कैप्टन को। तो किनको? यहाँ पे इन्हीं को तो माना जाएगा ना, विलियम जेसू जून को, राइट। अब इसके बाद देखते हैं पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग कौन बना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न करता है। तो पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग बना, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी इसे कहा जाता है। आइए देखते हैं कौन है। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इसमें यहाँ पे प्रथम दुर्ग के निर्माण यहाँ पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में भारत में अपनी प्रथम यात्रा के दौरान ही, यहाँ पे क्या है 1503 ईस्वी में इसमें क्या किया था, अल्बुकर्क के सहयोग से 1503 ईस्वी में कोच्चिन में दुर्ग बना था। दुर्ग बना था कहाँ पे? कोच्चिन में। कब बना था? 1503 ईस्वी में। किसका? ये पुर्तगालियों का, जिसे इसका नाम दिया था फोर्ट एन, यहाँ पे एमेनुअल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अंजादीव, कन्नानौर, वर्तमान में कन्नौर में है। ये पुर्तगालियों के दुर्गों के निर्माण फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा के द्वारा 1505 ईस्वी में कराया। कोच्चिन में कब हुआ था? 1503 ईस्वी में। और ये बाकी अंजादीव, कन्नानौर, ये कन्नौर पुर्तगाली ये भी द्वीप है। इसका यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा 1505 ईस्वी में करता है, राइट। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने आगमन के क्रमशः यहाँ पे है, क्रमशः का चार्ट भी देखेंगे, लेकिन इसमें पहले पुर्तगीज कंपनियों का आगमन की बात कर रहा है। पहले पुर्तगीज, पुर्तगाली, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। समझ में आया? यहाँ पे पहले कौन आया, एक बार ध्यान से देखेंगे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन का क्रम है, पुर्तगीज हो गया, डच हो गया, अंग्रेज हो गया, डेन हो गया, फ्रांसीसी हो गया। ये कंपनियों के आगमन की बात कर रहा है। भारत में पुर्तगाली का सबसे पहले 1498 ईस्वी में यहाँ पे पुर्तगाली आए थे। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे, सबसे अंत में 1961 में वापस भी गए। तो अभी आप बात अगर ये करेंगे तो कि सबसे पहले कौन आया था यूरोपियों में, तो पुर्तगाली आया था। सबसे अंत में कौन गया था, तो यहाँ पे 1961 में वापस गए। आजादी के बाद ये लोग गए, ये भी अपने आराम से नहीं गए, इनको यहाँ पे जबरदस्ती भेजा गया। वर्ष 1961 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो बशालो ए सिल्वा 1958 से लेकर 61 ईस्वी तक भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान यहाँ पे गोवा जनरल जेसस सेवेटर, इसको यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है कि 61 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल यहाँ पे एंटोनियो वशालो ए सिल्वा 1958-61
में था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का ये गवर्नर जनरल जोसे सिल्वेस्ट्रो फेरोइश बोशा था। राइट, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन जानकारी तो हमें चाहिए ना। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में लगाई थी। कहाँ पे लगाई थी? पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? कालीकट में लगाई थी। और ये कब लगाई थी? 1503 से। दुर्ग हम लोग देखे 1503 में, लेकिन पहली फैक्ट्री लगाए थे कालीकट पे 1500 ईस्वी में। राइट, किंतु शीघ्र ही विनष्ट हो जाने के उपरांत वर्ष कोच्चिन में इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की थी। राइट, इसके बाद यहाँ पे उसी वर्ष 1500 में कोच्चिन में स्थापित की। पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम दुर्ग की अगर बात करें तो ये कोच्चिन में है, लेकिन 1503 में दुर्ग इन्होंने बनाया, किला बनाया था। राइट, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे 1503 में सबसे पहले कोच्चिन में बनाया था, फिर 1505 ईस्वी में कन्नौर में बनाया। दूसरा दुर्ग इनका यही था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे दूसरा दुर्ग कब इन्होंने बनाया था? तो 1505 में कन्नौर में इन्होंने दूसरा दुर्ग बनाया था। राइट, इसके बाद देखते हैं 1535 ईस्वी में बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह ने पुर्तगालियों को बंगाल में शेरशाह सूरी की आक्रमण के विरुद्ध सहायता देने उन्हें सतगांव किले स्थापित कराने का वचन दिया। किंतु 1536 से 37 ईस्वी में वह अपने वादे से मुकरते हुए पुर्तगाली को चटगांव एवं सतगांव में किले की यहाँ पे जगह फैक्ट्री और कस्टम हाउस बनाने की पेशकश की थी। राइट, इसके साथ देखते हैं पुर्तगालियों द्वारा इसमें यहाँ पे मुगल को यहाँ पे बंगाल के खड़े में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इसमें इस्तेमाल किया जाता था। राइट, अब आइए इसके बाद देखते हैं 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में ध्यान देंगे, 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बंगाल के सूबेदार गवर्नर कासिम खान को हुगली में पुर्तगालियों बस्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया। कासिम खान ने 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। राइट, और ये कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाप चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली स्थापना पर यहाँ पे क्या है, सूता नाती और यहाँ पे सुतनौती को यहाँ पे चुना था। राइट, आंग्ल डच संधि के तहत कोच्चि या कोच्चिन 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 ईस्वी में हुआ, जब लंदन के कुछ यहाँ पे साहसिक व्यापारियों का एक यहाँ पे समूह का गठन 30,133 पाउंड की वचनबद्ध यहाँ पे थी। राइट, इसमें यहाँ पे देखते हैं नीचे, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कट रहा होगा क्वेश्चन से। यहाँ पे बात यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश उपनिवेश था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 ईस्वी में होता है। ये बात यहाँ पे ध्यान देंगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात कब होता है? 1599 ईस्वी में। राइट, अब यह जब लंदन में कुछ साहसिक व्यापारियों ने एक समूह का ये गठन किया था यहाँ पे 30,133 पाउंड के वचनबद्ध अभिबद्ध से। अब इसका यहाँ पे पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज व्यापार के लिए यह अभिप्रेत समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश काउंट के समक्ष ये लोग प्राप्त किए। बात यहाँ पे हो रही कि इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1599 ईस्वी में। हालांकि साहसिक व्यापारियों के लिए मूल प्रस्ताव प्रीवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिली। अगले वर्ष पुनः फिर एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान हेतु जहाज और अन्य साजो सामान खरीदने प्रारंभ कर दिए। राइट, और पूंजी को भी बढ़ावा दिया, इन्होंने अपनी पूंजी बना दिया 68,373 पाउंड। अब यहीं पे देखिए अंग्रेजों का कहानी में ट्विस्ट आता है। राइट, सॉरी, अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, अब अंग्रेजों का इसमें क्या हो गया, कहानी में ट्विस्ट ला दिए थे। 31 दिसंबर 1599 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है। ठीक एक साल के बाद ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इतना बड़ा नाम दिया था। क्या है? ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसके प्रथम गवर्नर बनाए थे थॉमस यहाँ पे स्मिथ को। इसी नाम के तहत रॉयल चार्टर भी प्रदान किया था और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हो गया। राइट, 31 दिसंबर 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के मुगल शासक
अकबर थे। इसको आप ध्यान देते रहेंगे, राइट। चलिए, तो इसमें यहाँ पे हम देखेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुगल शासक, जब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उस समय भारत का यहाँ पे मुगल शासक जो कौन था, तो ये अकबर का इसमें शासन था, राइट। इसमें यहाँ पे बार बार प्रश्न इससे पूछा गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत पर मुगल शासक कौन था, तो ये अकबर का शासन था। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे लिवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1511 ईस्वी में मछलीपट्टनम और इसे मछलीपट्टनम एक अस्थायी कारखाना बनाया था, राइट। अब इसमें यहाँ पे दोनों में देखिए बार बार क्वेश्चन कंफ्यूज करता रहता है, क्या करता रहता है, देखिए कह रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में यहाँ पे मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना को स्थापित किया, राइट। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा इसमें फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इसके बाद देखते हैं थॉमस बेस्ट नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को इसमें श्वाली के स्थान पे हराया था। किस पे हराया था? श्वाली के स्थान पे, राइट। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर 1661 ईस्वी की वैवाहिक संधि के तहत सम्राट यहाँ पे चार्ल्स बंबई को उपहार दे दिया। ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। इसमें बात यह होती है कि 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर यहाँ पे 1661 ईस्वी की वैवाहिक संधि के तहत सम्राट चार्ल्स को बंबई उपहार के रूप में प्राप्त हो गया, जिसे यहाँ पे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जॉन चाइल्ड थे। कौन थे? एक यहाँ पे अधिकारी थे जॉन चाइल्ड। 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्री तट के यहाँ पे मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला, राइट। और मक्का जाने वाले जितने हज यात्री थे उनको क्या कर रहा? बंदी बनाया। इसका बंदी बनाने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप औरंगजेब को क्या हुआ? गुस्सा आया। अब गुस्सा आया तो इसने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया, राइट। अब इसके बाद आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे और भी पॉइंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, राइट। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के हुआ था। 1740 में आरंभ हुआ था और इसका विस्तार मात्र था ये, और सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ये दोनों दलों जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्राप्त हुआ। अब ये देखिए युद्ध कहाँ हो रहा था, और ये भारत में भी ये युद्ध गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। अंग्रेज यहाँ पे कोमोडोर कार्टिस बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक यही कारण बना, राइट। इसमें यहाँ पे क्या हुआ? अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर क्या है? अधिकार कर लिए थे, यही तत्काल का कारण बना। और इसी से यहाँ पे क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन ने महमूद खां के नेतृत्व में 10,000 यहाँ पे 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, राइट। इसके बाद देखते हैं इसमें यहाँ पे कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पे स्थित सेंट थॉमस नामक स्थान पे नवाब की सेना को क्या किया? पराजित कर दिया। किसकी सेना को? कैप्टन पैराडाइज के। बार बार क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है, इसमें अभी पूछा नहीं है। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया, और यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब तो समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ पे समाप्त होने पे एक्सला शापेल की संधि होती है। इसी को बार बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध हुआ वो किस संधि से समाप्त हुआ, राइट। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो ट्रीटी आप देखिए एक्सला शापेल 1748 में, इन दोनों को याद रखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ? 1748 में। कौन सी संधि है? एक्सला शापेल की संधि है, राइट। ये यहाँ पे क्या है? इससे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः क्या है? प्राप्त हो गया। यहाँ पे क्या है? मद्रास किसको प्राप्त हो गया? तो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ।
इसी के बाद देखते हैं डुप्ले आता, बहुत अच्छा आदमी था। पहली बार उन हथकंडों का प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों को यहाँ पे मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार इसमें क्या है, यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त किया था। यहाँ पे पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त किया करवाया, और जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपियों को यहाँ पे क्या सुदृढ़ आधार देने का यही प्रयास किया। अब ये इसके दिमाग के दाग देनी पड़ेगी, बहुत बुद्धिमान था। लुई 14 में, यहाँ पे देखेंगे लुई 14 में के मंत्री थे काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसे फ्रांसीसी में यहाँ पे कैपा जाइन फ्रैकाइज पोर ले कॉमर्स देश इंडेश ओरिएंटलिश के नाम से जाना जाता था। इसका एक अन्य नाम क्या था, कैम्पेजाइन फ्रैंकाइज देश इंडेश, इसी से है ओरिएंटलिश, या इसे कैपाजाइन देश इंडेश ओरिएंटलिश के नाम से जाना गया। अब इसमें क्या है, फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य के बारे में देखते हैं। इसमें यहाँ पे ध्यान दें, निर्माण राज्य हुआ था, राज्य द्वारा हुआ था। इसका निर्माण किसके द्वारा, राज्य द्वारा, मतलब उसके देश द्वारा हुआ था। राज्य इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर धारक था और इसलिए कंपनी का खर्च एक बड़ा हिस्सा राज्य द्वारा वहन किया जाता था। देखिए, जिसे ब्रिटेन की स्थापित हुई थी व्यापारियों ने किया था, लेकिन इसमें राज्य ने किया था। 1667 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो क्या है के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ और 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कारखाने की इन्होंने स्थापना की। जब भी अगर बात आएगी कि इन्हों का कंपनी कहाँ पे स्थापना हुई, तो ये सूरत में फ्रांसीसी मार्करा द्वारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त पार कर यहाँ पे 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की और डचों की बंगाल में पहली फैक्ट्री पीपली 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। राइट, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 1676 ईस्वी में, ध्यान देंगे 1676 ईस्वी में डचों ने पिपली स्थित कारखाने को छोड़ दिया और बालाशोर में एक नया कारखाना बनाया। बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने यहाँ पे चिंसुरा में अपनी बस्ती स्थापित की। चिंसुरा के डच किले को यहाँ पे क्या है, गुस्ता बुश फोर्ट के नाम से जाना जाता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम ये बिहार से प्राप्त हुआ। इसी सोरा को ध्यान देंगे 2019 समथिंग 2019 की बीपीएससी में पूछा गया है, सोरा कहाँ का है। राइट, इसमें सब दिया गया था, सोरा नाम समझ में नहीं आ रहा था कि यह है क्या चीज। अफीम बिहार से प्राप्त हुआ था और अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हो गया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम क्या है, इसे ध्यान देंगे। सबसे पहले पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। याद रखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्रम क्या है, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। सबसे अंत में आए और सबसे पहले फ्रांसीसी भग गए। सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे बाद में गए। सबसे बाद में आए फ्रांसीसी और सबसे पहले गए। राइट, इस तरीके से यहाँ पे हम कुल मिलाकर के इसमें नोट्स का एनालिसिस बेहतर तरीके से किया। राइट, इससे संबंधित एक यहाँ पे प्रश्न के बारे में जिक्र करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया, आप बता देंगे। 1498 ईस्वी में आया, एडी में आया। राइट, अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे इसके सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन में ध्यान देंगे, अभी तो यहाँ पे आंसर आपका दिख रहा था, आंसर नहीं दिखेगा अब। पुर्तगीज नाविक खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। देखिए, हमने एक नोट्स पढ़ा एक बार, फिर क्वेश्चन देखा दूसरी बार और तीसरी बार क्वेश्चन का सोल्यूशन, मतलब 3 बार रिवाइज हो रहा है आपका। उसने यहाँ पहुंच करके भारत और यूरोप के मध्य एक नए समुद्र मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन वही हेल्प करता है, पत्रिक इनकी उपाधि थी। वास्को डी गामा का ये स्वागत करता है और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन और दीव, हुगली के बंदरगाहों पे अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। किसने, पुर्तगाली व्यापारी ने। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम यहाँ पे पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था और व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी, मतलब जल की नीति अपनाई थी। राइट, नीला जल की नीति को यहाँ पे अपनाया था। राइट,
अब इसमें भारत में आने वाले प्रथम कंपनियों में पहले पुर्तगाली थे कौन, जिन्होंने नए समुद्री मार्ग की खोज की और भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन नीला जल यहाँ पे या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। अभी हम लोग डिटेल में देखें तो ये कौन है, यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बता ले जा रहे हैं कि नहीं बता ले जा रहे हैं, बिल्कुल। चलिए आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है सेम क्वेश्चन से, मध्यकाल में सर्वप्रथम व्यापार के संबंध में स्थापित करने वाले यहाँ पे कौन थे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कौन मध्यकाल में व्यापार यहाँ पर स्थापित किए थे, तो पुर्तगाली किए थे, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। 4 नंबर में ध्यान देंगे, वास्को डिगामा भारत कब आया था। सेम प्रश्न है, 1498 में। कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था, राइट। आंसर आप बताइए, क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पे 5वें नंबर, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो ये क्या हो जाएगा, अल्मेडा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय की अगर बात करें तो ये अल्मेडा हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर का। 6 नंबर में निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट पे स्वागत किया था। बताइए कि आप लोगों को याद हम कराए कि नहीं। ये कालीकट का एक शासक था जमोरिन, जमोरिन ये उपाधि थी, इसी ने इसका स्वागत किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कथन और कारण, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कथन का है, राइट। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है पहला वाला यहाँ से, वास्को डिगामा 1498 भारत यात्रा के समय कालीकट के शासक जमोरिन की सामुथरी यहाँ पे था। ये बात सही है, वास्को डिगामा 1498 में भारत आया, कालीकट का शासक जमोरिन था, ये तो करेक्ट है। प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा, ये कथन गलत है। वास्को डिगामा ने पुनः 1501 ईस्वी में भारत की यात्रा किया था, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, राइट। तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गलत है। आया तो था लेकिन 1501 में नहीं आया था, इसलिए ये भी गलत है। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा, केवल ए सही हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स में, डिटेल्स में ध्यान देंगे। 20 मई 1498, 20 मई 1498 वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। वास्को डिगामा का स्वागत किया। लगभग 3 महीने तक वो भारत में रहा, 1 साल तक नहीं रहा, 3 महीने तक भारत में रहा। भारतीय वस्तुओं के लदे हुए जहाजों के साथ वो पुर्तगाल वापस गया और जब वो काली मिर्च बेचा ना तो उसे 60 गुना, कितना, 60 गुना लाभ हुआ और पुर्तगाली के मन में लड्डू फूटने लगा कि मैं भी चलूं। वास्को डिगामा पुनः 1502 ईस्वी में और 1524 ईस्वी में भारत आया। ध्यान देंगे दोनों डेट, वास्को डिगामा 1502 ईस्वी और 1524 ईस्वी में भारत आया, और ये जो 24 है ना इसी में आया और यहीं पे मर गया, राइट। अब आइए देखते हैं इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। मिलान करने के लिए दिया गया है, इसको मिलान करना है, ये ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, राइट। अब इसको आपको मिलान करना है, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख चुके हैं। चलिए अब आइए यहाँ पे मिलान करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। सब चीज हम बता चुके। अब यहाँ पे कह रहा है वास्को डिगामा, वास्को डिगामा ये देश है कहाँ का संबंधित था, तो वास्को डिगामा कहाँ का था, बार बार हम रट रहे हैं कि ये कहाँ का है, पुर्तगाली का। ये कोलंबस, क्रिस्टोफस कोलंबस, ये कहाँ का रहने वाला है, स्पेन का, राइट। अब ये यहाँ पे है कैप्टन कुक, कुक कहाँ का है, ये ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान, ये तस्मान सागर खोजा था ना न्यूजीलैंड वाला, ये हॉलैंड का रहने वाला था। कहाँ का, हॉलैंड का रहने वाला था। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले का 2 नोट करते हैं 2, अब यहाँ पे दूसरे का 1, राइट, तीसरे का 4 और यहाँ पे तस्मान का यहाँ पे 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। देखते हैं विकल्प में 2 1 4 3। इस तरीके से 2 1 4 3 में ये हमारा मुस्कुराता हुआ आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, राइट। डिटेल देखते हैं इस प्रश्न की, ध्यान देंगे। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की मूलतः इटली निवासी स्पेन द्वारा वित्त पोषित कोलंबस ने यहाँ पे क्या है, अमेरिकी या अमेरिका की, और हॉलैंड नीदरलैंड में एबल तस्मान ने यहाँ पे वान डिमस लैंड, वर्तमान में तस्मानिया, तस्मानिया के नाम से जाना जाता, और न्यूजीलैंड की खोज किया था कौन, ये तस्मान ने। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था और ये ऑस्ट्रेलिया की खोज का श्रेय के ऐतिहासिक रूप से डच नाविक विलियम जेसुअन को जाता है, राइट।
ये भी यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया ही गया था, जिन्होंने वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत 1606 ईस्वी में कदम रखा। किंतु ब्रिटिश इतिहास में कैप्टन जेम्स कुक 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की भूमि पे कदम रखा था, राइट। इसीलिए इसी को यहाँ पे कुक को ही अधिक महत्व दिया जाता है, राइट, क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट का संरक्षण किया और ब्रिटेन के लिए दावा किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेशीकरण आरंभ हो गया और कैप्टन कुक को ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता ही नहीं यहाँ पे कहा जा सकता। कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखे थे जेसस ने पहले गया था, राइट। तो यहाँ पे कैप्टन कुक ने तो 1770 ईस्वी में गया ना, कैप्टन कुक ने 1770 ईस्वी में गया, लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्या है, जेसस जून ने चला गया था, राइट, 1606 ईस्वी में ही। तब ये कहाँ 1606, कहाँ 1770, लगभग इसमें यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे लगभग 150 साल के बाद ये गया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, कैप्टन कुक को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में यहाँ पे ध्यान देंगे। 9 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे निम्न में से सही मिलान करिए, राइट। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब यहाँ पे इसमें मिलाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या था, तो ये पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोच्चिन से गोवा लेके गया, तो ऐसा नहीं है। इसमें सितंबर 1500 में भारत आगमन नहीं, ब्लूवाटर पॉलिसी तो ये भी नहीं लाया था। 1510 में गोवा पर आधिपत्य, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें यहाँ पे क्या किया था इसने, 1510 ईस्वी में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो इस तरीके से इसमें यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नोनो दी कुन्वा, नोनो दी कुन्वा का इसमें यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये पुर्तगाली हेडक्वार्टर कोच्चिन से गोवा बदला था। अब इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेड्रो अल्वारेज काब्राल, काब्राल क्या किया था, 1500 ईस्वी में भारत आगमन हुआ था। और फ्रांसो डी अल्मेडा, ये इसने यहाँ पे क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, राइट। तो फ्रांसो डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। इस तरीके से अगर यहाँ पे आंसर की बात किया जाए तो आंसर इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे हो जाएगा पहले का 4 और बाकी 1 2 3, तो 4 1 2 3। चलिए आइए देखते हैं विकल्प में 4 1 2 3 कौन सा है, तो यहाँ पे 4 1 2 3। अगर इस तरीके से अगर बात किया जाए 4 1 2 3, तो इसमें यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं डिटेल्स में, डिटेल में ध्यान देंगे। यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया, राइट। नोनो दी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोच्चिन से गोवा स्थानांतरण किया और सितंबर 1500 ईस्वी में यहाँ पे पेड्रो अल्वारेज का यहाँ पे काब्राल का भारत आगमन हुआ और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बनाया गया, राइट। और इस नीतियों को यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा था, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हिंद महासागर क्षेत्र पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना था, राइट। अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया गया 10 नंबर, खोजकर्ता और जन्म स्थान से मिलान करना, राइट। अब आइए इसमें यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर में मिलान कराना है। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं खोजकर्ता देखिए दिया गया और जन्म स्थान दिया गया। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ये इसका जन्म स्थान कहाँ का था, तो ये कोलंबस ये इटली का रहने वाला था। कहाँ का, तो इटली का रहने वाला था। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जैक्स कार्टियर, कार्टियर हो जाएगा, ये कार्टियर कहाँ का था, फ्रांस का। अब यहाँ पे फ्रांसिक ड्रेक ये था यूनाइटेड किंगडम का, राइट। और ये फर्डिनेंड मैगलन ये पुर्तगाल का रहने वाला था। अगर यहाँ पे विकल्प की बात करें तो ए का इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा, 2 का 1 यहाँ पे इस तरीके से इसमें यहाँ पे 3 4 2 1 विकल्प सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं विकल्प 3 4 1 2 में कौन सा सही हो जाएगा, इसमें यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। एक बार इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सोल्यूशन में यहाँ पे ध्यान देंगे तो कह रहा है कि खोजकर्ता और जन्म स्थान, तो क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस का यहाँ पे इटली से जन्म स्थान है। जैक्स कार्टियर का ये फ्रांस में, सर फ्रांसिक ड्रेक का ये यूनाइटेड किंगडम में, फर्डिनेंड मैगलन का ये पुर्तगाल में हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर का, 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, इसमें यहाँ पे कौन भारत का अपने यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था, यहाँ पे यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये बाराबो शेबी था, डोमोस पायोस था, फरनोवा नोनिजी था। इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे पीटर मुडी नहीं था, क्योंकि ये ब्रिटिश व्यापारी था। कैसा था, तो ये ब्रिटिश व्यापारी था, राइट, ये ब्रिटिश व्यापारी था। इस तरीके से इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
डिटेल की अगर जिक्र करें तो पीटर मूडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ये ब्रिटिश व्यापारी, लेखक और यात्री था। चीन की चाय के चखने का उल्लेख करने वाला ये प्रथम ब्रिटिश था, यहाँ पे ब्रिटिश नागरिक था। इसने पटना, आगरा, सूरत आदि यहाँ पे नगरों का इसने यहाँ पे यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। 12 नंबर में ध्यान देंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, हम लोग नोट्स में देख चुके हैं, वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता था, ये अल्बुकर्क को कहा जाता था। डिटेल्स में देखते हैं, डिटेल्स में यहाँ पे क्या है जाएगा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, अल्बुकर्क है, 1509 से 1515 तक, राइट। अब इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की, और ये नवंबर 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से इसने क्या किया, गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसको आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। और गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसेना प्रभुत्व का मुहर लगा दी। और इसी के साथ भारत में क्षेत्रीय इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई, और अल्बुकर्क ने भारत की पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने, उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोत्साहित करता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसमें 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में, 13 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। इसमें यहाँ पे कह रहा है सॉरी, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, राइट। अब यहाँ पे कह रहा है कि यूरोप की शक्तियों के प्रवेश में, कह रहा है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। क्या कर लिया था, बिल्कुल, ये 1498 में आए हैं, तो कब्जा कहाँ से करेंगे, ये पहला ही गलत है। क्या है, ये पहला ही गलत है। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी, बिल्कुल करेक्ट है ये। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, ये भी करेक्ट है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी करेक्ट है, राइट। इस तरीके से ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर, 14 नंबर में यहाँ पे ध्यान देंगे क्या हो जाएगा। 14 नंबर में कहा कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया, तो ये हो जाएगा पहला दुर्ग जो इनका बना था, ये कोच्चिन में बना था। यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे इस प्रश्न का डिटेल से देख लेते हैं, डिटेल में ध्यान देंगे कि कह रहा कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में कोच्चिन में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, कोच्चिन में, जिसके निर्माण में यहाँ पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अल्बुकर्क ने भारत की अपनी पहली यात्रा 1503 ईस्वी में की थी, और उसके उपरांत पुनः यहाँ पे क्या है, 1508 ईस्वी में भारत आया, तथा 1509 ईस्वी में इन्होंने भारत में अल्मेडा के बाद पुर्तगाली क्षेत्र का ये क्या है, गवर्नर बनता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, इसमें यहाँ पे दिया गया है 15 नंबर का, कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, तो ये क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। इन्होंने यहाँ पे क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने ही चलाया था, इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल्स में, डिटेल में ध्यान देंगे। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने 1509 ईस्वी में, कब, 1509 ईस्वी में दीव के युद्ध में मिस्र के मामलुक सल्तनत, शक्तिशाली गुजरात सल्तनत के पश्चिम भारत और कालीकट के जैसे जमोरिन की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। कौन कराया था, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने 1509 ईस्वी में पराजित किया था। और इसी पराजित के साथ हिंद महासागर के व्यापार पर अपना ये लोग प्रभुत्व जमा लिए, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। 16 नंबर में ध्यान देंगे, कह रहा कि बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से किस एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है, तो पुर्तगालियों द्वारा ध्यान देंगे इसमें बांदेल भी है और इसी के साथ साथ हुगली भी है, तो दोनों इसमें यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैसे दोनों सही है इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं 1579 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से अनुमति मिलने के उपरांत पुर्तगालियों ने क्या किया, बंगाल के हुगली में एक यहाँ पे कस्बे में नींव रख दी। पहली एक तो हो गया, उन्होंने हुगली नदी के किनारे अपने किले गोदाम स्थापित कर लिए, जिसमें बंगाल में हुगली यहाँ पे चुंचड़ा या चुचरा बोलते थे इसको, कस्बा के एक प्रमुख यूरोपीय व्यापारिक केंद्र के रूप में ये उभर गया। इसी के साथ साथ 1599 ईस्वी में हुगली में पुर्तगाली बसावट अधिक होने के पर
पुर्तगालियों का बांदेल, बांदेल ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले के में ही स्थित है। तो यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा इन्होंने हुगली में बसा हो गया, तो ये बंगाल आस्थान को भी यहाँ पे फिर से ये स्थापित किए, राइट। और इसी के साथ साथ इसमें यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने एक चर्च पर स्थापित किया, जिसे बांदेल चर्च भी कहते थे। अन्य नाम इसका था यहाँ पे बासिलिका ऑफ होली रोजरी। और 1535 ईस्वी में बंगाल के शासक थे एक यहाँ पे गियासुद्दीन महमूद शाह। क्या नाम थे? बंगाल के शासक थे गियासुद्दीन महमूद शाह। अब यहाँ पे गियासुद्दीन जो महमूद शाह थे, ये पुर्तगालियों को बंगाल में शेरशाह सूरी के आक्रमण के विरुद्ध सहायता की। शेरशाह सूरी के आक्रमण के विरुद्ध ये क्या करते हैं? सहायता किया। और इसके बदले में सतगांव और चटगांव, ये दो एरिया थे, अपने किले में स्थापित करने का ये वचन दे दिए। किंतु 1536 और 37 में महमूद शाह ने अपने वादे से मुकरते हुए पुर्तगालियों को सतगांव और चटगांव किले की जगह कस्टम हाउस और फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। इन दोनों गांवों के बदले कस्टम हाउस और ये फैक्ट्री बनाने की इन्होंने अनुमति दी थी, राइट। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना हुई और चटगांव जैसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे और इनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, राइट। और 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसके स्थान पे हुगली ने ले लिया, राइट। तो चिंसुरा ने, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं चिंसुरा के बारे में। चिंसुरा, इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चिंसुरा ने डचों के यहाँ पे गुस्तावुश किले का निर्माण कराया और श्री रामपुर यहाँ पे डेनिस का प्रमुख इसका केंद्र रहा। अतः हुगली और हुगली के ही अंतर्गत यहाँ पे आने वाला बांदेल दोनों ही पुर्तगाली व्यापार केंद्र बन गए, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर में ध्यान देंगे। तो 17 नंबर में क्या कह रहा है? पांडिचेरी, पांडिचेरी जो आज का पुदुचेरी है, इसके संदर्भ में आपको बताना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, देखते हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाल थी। तो ये हम लोग पढ़ते हैं, नोट्स में पढ़े भी हैं और ये यहाँ पे करेक्ट है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कह रहा है फ्रांस है, ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे गलत है। अंग्रेजों ने कभी भी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया था, ऐसा तो है नहीं, ये भी गलत है। अंग्रेजों ने भी ये पांडिचेरी पर कब्जा किया था। इस तरीके से यहाँ पे कुल मिलाकर के ये ऑप्शन करेक्ट है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं इसमें कौन कौन से लोग पांडिचेरी पर कब्जा किए, इनके डिटेल के बारे में, राइट। अब यहाँ पे पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी नाम है, पुडुचेरी भी इसकी पुडुचेरी राजधानी भी है। और ये पुडुचेरी ऐसा जो यहाँ पे 4 इसके जिले हैं और चारों जिले 3 राज्य में फैले हैं। कहाँ पे? 3 राज्य में वर्तमान में फैले हुए हैं। और ये पुर्तगालों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे यहाँ पे। और पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स ने स्थापित किया था, फिर डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई थी। इसमें ध्यान देंगे, पांडिचेरी के बाद डेन्स और डचों ने भी अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। और यहाँ फ्रांसीसी चरण की शुरुआत 1673 ईस्वी में मानी जाती है। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन में हमें कह रहा था कि कब्जा नहीं किया था, लेकिन अंग्रेजों ने भी कब्जा किया था। और 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? फ्रांस को सौंप दिया, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इसमें 18 नंबर का। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? यहाँ पे बात हो रही है कि 18 नंबर क्वेश्चन से में कह रहा है कि यहाँ पे हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये हो जाएगा पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने बनाया था यहाँ पे हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा का इस रूप में इस्तेमाल किया था, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर में देखते हैं, सॉरी 19 नंबर। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? अब यहाँ पे देखते हैं कौन करता था, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। हम लोग क्या देखे हैं अभी आंसर, यहाँ पे सी, पुर्तगाली के द्वारा किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 20 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कलकत्ता का संस्थापक यहाँ पे ध्यान देंगे जब चारनाक हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आइए 21 नंबर देखते हैं, या 20 का सोल्यूशन यहाँ पे पहले देख लेते हैं। 20 के सोल्यूशन में ध्यान देंगे पहले, काशिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे जाब चारनाक, राइट। ये जो काशिम बाजार है, अंग्रेजों का व्यापार के केंद्र के लिए हुगली के स्थान पे सुतानाती और सुतनौती को चुना गया, राइट। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। एक प्रचलित धारणा के अनुसार जब चारनाक ने तीनों गांव जैसे सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर को मिलाकर के कलकत्ता शहर को बनाया, तो किसने बनाया? जाब चारनाक ने बनाया था, राइट। कब बनाया था?
ये सुतानाती को, यहाँ पे कालीकता को, गोविंदपुरी को, इन सबको मिला करके बनाया था। हालांकि यहाँ पे मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जाप चारनाक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता कालीकाता जॉब चारनाक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। ये जो कालीकाता है आज का वर्तमान में कलकत्ता बना है, ये जाप चारनाक के पहले भी अस्तित्व में था। इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना दिवस 24 अगस्त 1690 भी नहीं माना जा सकता, ऐसा यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था। राइट, 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर में क्या कह रहा है। तो 21 नंबर में कह रहा है कि कलकत्ता किसने बचाया था, ये भी यहाँ पे है। तो अब ऑप्शन नहीं दिया गया है आयोग ने, लेकिन उत्तराखंड ने माना है जाप चारनाक ने। लेकिन ये स्थान है कलकत्ता में, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं माना था। राइट, इस बात को बस आपको जानकारी रखना है, हमें आंसर से मतलब है। तो आंसर आयोग जब डी मान रहे हैं जाप चारनाक को, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। राइट, अगला देखते हैं। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से यहाँ पे किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मद्रास हो जाएगा। राइट, तो नगर निगम सबसे पहले मद्रास स्थापित किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 29 सितंबर 1688 मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। इसे मद्रास नगर निगम के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ग्रेटर चेन्नई नगर निगम के नाम से इसे जाना जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर है। 23 नंबर में क्या कह रहा है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था। तो ये हो जाएगा, भारत के साथ सबसे पहले तो डचों ने आरंभ किया था। राइट, इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तब यहाँ पे कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम पूंजी कंपनी कौन थी, 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित हुई। कहाँ पे, लंदन में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसका नाम था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। राइट, इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसलिए ब्रिटेन में नहीं, अगर ऑप्शन में अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग ब्रिटेन जब नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी डच वाली को आंसर मान लेंगे। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 24 नंबर का। राइट, 24 नंबर क्वेश्चन, चलिए तो इसमें यहाँ पे 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में क्या कह रहा है, 24 नंबर में कह रहा है कौन सा एक सही बताना है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच के थे, तो ये तो पहला ही गलत है। अब इसमें यहाँ पे डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में अपना फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, तो ये भी सही नहीं है। अगला आगे ये देखते हैं। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसमें यहाँ पे है, कह रहा है कि आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था और जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, भी गलत है। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं था, ऐसी बात नहीं है, ये भी गलत है। अब आइए इसका डिटेल से देखते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं, डचों ने लगभग 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोच्चिन पर अधिकार कर लिया। आगे चल करके इसमें यहाँ पे 1714 ईस्वी में कोच्चिन राज्य के राजा से अनुमति लेकर के केरल के, इसमें क्या है, आधुनिक त्रिशूर जिले के यहाँ पे चिट्टुआ या चौखट नामक स्थान पर एक किले का निर्माण किया, जिसे यहाँ पे चिट्टुआ का किला या फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। 1714 ईस्वी में कालीकट के जमोरिन द्वारा इस किले पर अधिकार हो जाने के उपरांत 1719 ईस्वी में डचों ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया और किले का नाम फोर्ट विलियम रखा। इस तरीके से इसमें यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है। आइए देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आइए देखते हैं, कह रहा है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, क्या है, पूर्वी तटीय क्षेत्रों गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां और गोदाम स्थापित किए थे, यह कथन गलत है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, ये कथन करेक्ट है। अब यहाँ पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर एक प्लाट फैक्ट्री स्थापित की थी, करेक्ट है। राइट, इस तरीके से अगर यहाँ पे बात करें तो केवल 2 और 3 इसमें सही हो जाएंगे। राइट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल में ध्यान देंगे। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री पूर्वी तट पर स्थापित मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश 17वीं शताब्दी में 1605 ईस्वी में स्थापित की थी, जबकि गजपति शासकों का शासन 16वीं शताब्दी में समाप्त हो गया। अतः इसमें यहाँ पे क्या है, पहला तो गलत है। राइट,
1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन छीन लिया, ये करेक्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे विजयनगर नायक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन लेकर के मद्रास में क्या किया, एक फैक्ट्री स्थापित कर ली, राइट। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर में ध्यान देंगे। कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो यहाँ पे राज पे ध्यान देंगे, तो राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये भी करेक्ट है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी था। भारत में प्रशिक्षण नहीं था, ना ही आधुनिक हथियार थे, राइट। भारतीय सेनाओं में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये तो सही है। इसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ये भी कहीं न कहीं सही है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला देख लेते हैं इसकी सोल्यूशन में यहाँ पे ध्यान देंगे उपयुक्त तीनों कारण भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक है। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के रॉयल चार्टर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज यहाँ पे स्थापना हुई थी, राइट। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में यहाँ पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे प्राप्त हुआ था तो ये लिवेंट कंपनी को, किसको, लिवेंट कंपनी को, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं लिवेंट कंपनी की यहाँ पे है क्या चीज, राइट। तो देखते हैं इसमें यहाँ पे लिवेंट कंपनी के बारे में, लिवेंट कंपनी के बारे में ध्यान देंगे। ये 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हुआ और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नर, यहाँ पे क्या, द गवर्नर कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को, यहाँ पे क्या, समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त कर लिया था, राइट। अब इसके बाद देखते हैं 1698 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के जनरल सोसाइटी एक्ट के तहत न्यू कंपनी, क्या है, न्यू कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का गठन किया और 1702 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन और संसद द्वारा दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गई, राइट। जिसके तहत 1708 ईस्वी में यहाँ पे क्या हो गया, दोनों कंपनियों ने मिलकर के एक नया नाम रखा, क्या, यहाँ पे यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कर दिया, राइट। और यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो भारत में बादशाह कौन था, तो उस दौरान ये बात देखिए यहाँ पे हो रहा है गठन के समय अकबर था, इसको आप लोग याद करते रहेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल देखते हैं। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का आशय से एक यहाँ पे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन का निर्णय लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी औपचारिक स्थापना 31 दिसंबर 1600 को यहाँ पे क्या है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा किया गया और रॉयल चार्टर के माध्यम से की गई और इसका नाम द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। और इसके दौरान बाद में इस दौरान भारत में बादशाह कौन था, अकबर। अकबर की अगर बात करें तो ये 56 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इसका शासन था, राइट। अगला देखते हैं, यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर में कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे बात हो रही है कि कंपनी ने भारत में कारखाना स्थापित किया, किसके स्थापना, तो ये अकबर के बाद यहाँ पे जहांगीर बनते, राइट। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे बात, दोनों प्रश्न में अंतर है। गठन हमने बात किया था कि गठन कौन है, तो गठन के समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस दौरान अकबर थे, राइट। लेकिन गठन के बाद जब इंडिया में आई कंपनी तो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 से मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना बना लिया था, क्योंकि 1605 तक तो ये अकबर थे, राइट। और उसके बाद 1611 ईस्वी में एक कंपनी स्थापित होती है। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी, सूरत में अस्थायी वाला है और ये 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 30 नंबर कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो ये सूरत। अगर मछलीपट्टनम होता है ना तो वही हो जाता, ये मछलीपट्टनम अगर होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि देखिए भले अस्थायी तौर पे हुई थी लेकिन कंपनी तो स्थापित हुई थी ना,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से सूरत इसमें करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर, राइट। ये 13 में यही हो गई थी, 1613 ईस्वी में ये स्थापित हो गई थी, राइट। अब इसके बाद देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की, तो ये क्या हो जाएगा 1613 ईस्वी में सूरत में, राइट। अब सेम वही यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। अब इसमें ध्यान देंगे, इसमें यहाँ पे कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1608 ईस्वी में भारत आया तथा सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में ये क्या है, सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन यहाँ पे मिडल्टन सूरत के समीप श्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार की अनुमति पाने में ये सफल हो गया। कौन सफल हो गया, कैप्टन यहाँ पे मिडल्टन। किंतु उसे पुर्तगाली विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप कैप्टन थॉमस बेस्ट ने यहाँ पे पुर्तगालियों को 1612 ईस्वी में श्वाली नामक स्थान पर पराजित कर पुर्तगाल का एकाधिकार निरंतर को भंग कर दिया। तदुपरांत यहाँ पे अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित कर ली, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भाग में भी फैलाया और आगे चल करके उन्होंने अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में भी सहयोग फैक्ट्री स्थापित कर दी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इसमें 32 नंबर निम्नलिखित में से इसमें यहाँ पे क्या है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को श्वाली के स्थान पे हराया था, तो ये भी क्या हो जाएगा, थॉमस बेल्ट हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें कह रहा है कि सही है। ये कह रहा है कि 1611 में जेम्स प्रथम के दूत भारत आया, तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ये ज्ञाता था। इसके अलावा भी यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब इसका यहाँ पे एक चीज प्रश्न में देख लेते हैं, ध्यान देंगे। इसमें यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे हो जाएगा 33, राइट। 33 नंबर में कह रहा है, दो ही ऑप्शन है इसके, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में बताना। 1611 में जेम्स प्रथम का ये दूत के रूप में आया था, गलत है। तुर्की भाषा का ज्ञाता था, ये करेक्ट यहाँ पे है, केवल इसमें दो ही सही है, राइट। इसमें यहाँ पे 33 नंबर के डिटेल से देखते हैं, तब यहाँ पे करेक्ट ज्यादा हो जाएगा इसमें बात। इसमें 33 नंबर में देखते हैं, विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या है, विलियम हॉकिंस की बात हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज हेक्टर से, यहाँ पे क्या है, एक जहाज हेक्टर था, 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था, कहाँ पे, सूरत। और प्रारंभिक बाधाओं पुर्तगालियों के विरोध के बाद हॉकिंस अप्रैल 1609 ईस्वी में आगरा स्थित जहांगीर के मुगल दरबार में पहुंचा। हॉकिंस मुगल दरबार में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के हस्ताक्षरित पत्र, जिसमें हॉकिंस का परिचय दिया गया, उसमें मुगल सम्राट से अंग्रेज व्यापारियों के लिए अनुकूल व्यवहार का अनुरोध किया गया था। इसको लेकर के मुगल सम्राट के समक्ष प्रस्तुत हुआ और इस प्रकार हॉकिंस का मिशन शाही दूतावास व्यापारिक प्रयास दोनों का मिश्रण था। वे कंपनी द्वारा भेजे गए थे, किंतु राजा के प्रमाण पत्रों के साथ, जिसमें वो मुगल दरबार के दृष्टि से राजा की कंपनी, यहाँ पे इन दोनों के प्रतिनिधित्व थे, राइट। अब इसमें यहाँ पे बात हो रही कि हॉकिंग तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। जहांगीर इसे तुर्की भाषा के ज्ञान से प्रभावित हुआ, उसने हॉकिंस को इंग्लिश खान कहा था। किसने, यहाँ पे जहांगीर ने यहाँ पे हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब भी प्रदान किया था, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर में कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थापित हुए, कहाँ स्थापित हुए थे, तो केवल इसमें भरूच हो जाएगा, ये तिरुचिरापल्ली और यहाँ पे चिकागोल में नहीं, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा में भी अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। अगला देखते हैं 35 नंबर, निम्नलिखित यूरोप व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, तो ये हो जाएगा अंग्रेजों ने। किसने स्थापित किया था, तो ये हो जाएगा अंग्रेजों ने स्थापित किया था, राइट। आइए देखते हैं डिटेल्स में, तो देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल में ध्यान देंगे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की और 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी।
सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया। यह अस्थायी था, लेकिन 1913 में ये क्या है, सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित कर लिए थे। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इसमें यहाँ पे कुछ और सोल्यूशन है। फ्रांसीसियों ने अपने प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। यदि केवल यूरोपीय उपस्थिति को आधार बनाया जाए तो इसमें सूरत में पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई, किंतु यदि आधिकारिक अस्थायी ऐतिहासिक रूप से निर्णय स्थापित फैक्ट्री बात की जाए तो इसका श्रेय निसंदेह 1613 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। यही कारण है कि यहाँ पे मानक इतिहास ग्रंथों और प्रतियोगी परीक्षाओं में सूरत की पहली यूरोपीय फैक्ट्री के रूप में 1613 ईस्वी में ब्रिटिश फैक्ट्रियों को मान्यता प्रदान की गई थी, न कि 1611 ईस्वी में। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे कहाँ का कारखाना व्यापार स्थल व्यापारिक स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो ये हो जाएगा सूरत में यहाँ पे अनुमति मिली थी, लेकिन पहले मछलीपट्टनम में बनी थी। राइट, 37 नंबर देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? तो ये सूरत में हो जाएगा। राइट, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? तो ये पहले यहाँ पे सूरत में थी और बाद में बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई थी। राइट, अगला देखते हैं। इसमें यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो बम्बई जो है ये पुर्तगालियों से लिया था। राइट, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये पुर्तगालियों से लिया था। राइट, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यही पुर्तगालियों से लिया गया था। किससे? बम्बई को पुर्तगालियों से लिया गया था। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय इनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया। राइट, तो 1661 में वैवाहिक संधि के तहत सम्राट चार्ल्स पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पे क्या है, बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? इसमें देखिए कोई भी चारों विकल्पों में से सही नहीं है। राइट, अब यहाँ पे देखते हैं 39 नंबर का डिटेल नंबर में ध्यान देंगे। अवध के यहाँ पे नवाब शादत अली खान सेकेंड। राइट, शादत अली खान सेकेंड और 1798 से 1814 ईस्वी में 1798 ईस्वी में प्रयागराज के किलों को यहाँ पे सौंप दिया था। 40 नंबर देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है कि इसमें अंग्रेज गवर्नर औरंगजेब के द्वारा भारत में निकासित किया गया था। कौन सा ऐसा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निकासित किया गया था? तो ये ध्यान देंगे, ये सर जॉन चार्ल्स क्यों निकाला गया था, इसके बारे में हम बता चुके हैं। ये क्या करता था, लोग जब मक्का मदीना जाते थे उनसे ये टैक्स वसूल करता था। राइट, इसलिए इसको यहाँ पे निकाल दिया गया, निष्कासित किया गया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चार्ल्स और 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तक यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुगल बंदरगाहों के नाकाबंदी करने तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, जिससे परिणाम स्वरूप बादशाह औरंगजेब ने यहाँ पे सिद्धू याकूब बम्बई को घेराबंदी आदेश दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा तथा शांति के लिए बातचीत करने पर मजबूर होना पड़ा। राइट, चाइल्ड की उद्दंडता से यहाँ पे खुद औरंगजेब ने यहाँ पे जॉन चार्ल्स को निकासित और भारत छोड़ने की शर्त रखी, परंतु शर्त लागू होने पर पूर्व ही यहाँ पे जॉन चार्ल्स ने 1690 ईस्वी में ये मर गया था। राइट, इसके बाद देखते हैं इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण यहाँ पे तत्कालिक कारण था? तो तत्कालिक कारण की बात करें कि इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये प्रतिद्वंदता ने युद्ध करा दिया था। राइट, अब यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल में चलिए देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिटेल से देख लेते हैं। कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था ये 1746 से लेकर के यहाँ पे 48 तक हुआ था। राइट, ऑस्ट्रिया के यहाँ पे कारण क्या था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के हुआ था। 1740 में आरंभ हुआ था ये, इसका विस्तार मात्र था, और यहाँ पे गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों ने अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच हुआ था।
1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेजों के कमोडोर कर्टिस बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया गया। यही तत्कालिक कारण इसमें हुआ था, राइट। अगला देखते हैं 42 नंबर कह रहा है कि कर्नाटक के कर्नाटक का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 43 में। यहाँ पे ध्यान देंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्सला शापेल की संधि से हुआ था, राइट। अब इसका डिटेल से देख लेते हैं क्वेश्चन का, इसको ज़्यादा बेस्ट रहेगा, सी ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको ये याद करना ही पड़ेगा, कर्नाटक का युद्ध एक्सला शापेल की संधि से हुआ था और तीसरा जो युद्ध हुआ था ये पेरिस की संधि से यहाँ पे अंत हुआ था और ये दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था अनिर्णायक था, राइट। और ये प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें ब्रिटिश हार हुई थी। समझ में आया। तो इसमें यहाँ पे पहला जो कर्नाटक युद्ध था एक्सला शापेल की संधि से अंत हुआ था और इसमें यहाँ पे तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था यह तीसरे पेरिस संधि के अंत हुआ था और इसमें यहाँ पे दूसरा जो था अनिर्णायक था और इसके बाद प्रथम मैसूर वाले में ये ब्रिटिश हार हुई थी लोगों की। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में ध्यान देंगे। 44 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसमें यहाँ पे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48 तक है, दूसरा जो युद्ध है ये 50 से कह रहा है कि 52 तक, ये गलत है। यहाँ पे तीसरा युद्ध 58 से 63 तक करेक्ट है। पानीपत का ये तीसरा युद्ध 1761 है। अब ये दूसरा क्यों गलत है इसमें यहाँ पे ध्यान देते रहेंगे। कह रहा था 50 से 52 तक, तो दूसरा 50 से 52 तक इच्छित नहीं है। जब ये 48 में समाप्त हुआ तो ये 49 से ये स्टार्ट हो गया दूसरा वाला। ये दूसरा जो हो जाएगा ये यहाँ पे 1749 से लेकर 54 तक। तीसरा तो सही 58 से 63 तक और पानीपत का भी ये 1761 में है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अंबुर का युद्ध के संबंध में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दें, यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी, गलत है। इस युद्ध में मुजफ्फर, यहाँ पे क्या है मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना मिलकर के अनवरुद्दीन का मुकाबला किया था, ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। आइए देखते हैं इसमें यहाँ पे इस तरीके से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक चीज इसमें यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं है पूछा है तो यहाँ पे ये पहला ही सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे केवल एक से एक इसमें सही हो जाएगा क्योंकि यही एक गलत पूछा तो गलत यहाँ पे एक हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं इसमें, कर्नाटक में उत्तराधिकार क्या है। कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर के विवादों की पृष्ठभूमि 1749 ईस्वी में अंबुर का युद्ध लड़ा गया था, राइट। अब इसमें एक तरफ कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था और दूसरी तरफ डुप्ले के निर्माण वाली चलिए तो इसमें यहाँ पे देखते हैं ये फ्रांसीसी सेना और चंदा साहब मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना, डुप्ले के नियंत्रण वाली फ्रांसीसी सेना चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना थी, राइट। एक तरफ कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था, दूसरी तरफ डुप्ले के नियंत्रण वाली फ्रांसीसी सेना और चंदा साहब मुजफ्फर जंग की सेना थी। इस युद्ध में अनवरुद्दीन पराजय हुई और वह मारा गया, तो इस तरह से पहला सही नहीं है। इसके बाद आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 46 नंबर है। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ करी। तो ये हो जाएगा डुप्ले इसमें यहाँ पे हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब इसमें देखते हैं डिटेल्स में ध्यान देंगे। डुप्ले ने पहली बार उन हथकंडों का प्रयोग किया जो भारत के जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी और डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना की भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया और जिसने यूरोपीय हितों के लिए यहाँ पे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। और उसके बारे में जीबी मालेशियन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा, राइट। क्योंकि वह बहुत सूझबूझ से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा कि वह भूमि जिसे उसने बहुत सूझबूझ से जोता और उर्वर बनाया, वह क्षमता में उसने दर्शाई और लौटने के तुरंत पश्चात उसने प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उसे अत्यधिक लाभ उठाया, राइट। इसके कहने का तात्पर्य ये था, यहाँ पे जीबी मालेशियन जो थे, जीबी मालेशियन का तात्पर्य ये था कि जो ये डुप्ले था एक बंजर खेत का भूमि है उसको उपजाऊ बनाया और वो फिर चला गया
लेकिन उसकी जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने उसका उस उर्वर भूमि का लाभ लिया, राइट। यहाँ पे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन से भी ध्यान दें कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी यहाँ पे सबसे पहला कारखाना निम्न में स्थानों में से कहाँ लगाया था। तो ये हो जाएगा सूरत में लगाया था, राइट। अब इसका डिटेल से देख लेते हैं, कुछ इसमें पॉइंट हो सकता है मिल जाए, या रिवाइज तो हो ही रहा है। लुई 14 में यहाँ पे मंत्री थे काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे फ्रांसीसी में यहाँ पे कंपेजिन फ्रेंकाइजी यहाँ पे पोर लेन कॉमर्स देश इन देश ओरिएंटेड। इसका अन्य नाम था यहाँ पे कंपेजिन, सेम इसका नाम इसी तरीके से है, कंपेजॉइन देश इन देश ओरिएंटेड कहा गया था, राइट। इस कंपनी में फ्रांसीसी सरकार सबसे बड़ी शेयर धारक थी और इसलिए कंपनी की खर्च का एक बड़ा हिस्सा राज्य द्वारा वहन किया जाता था। और 1667 ईस्वी में यहाँ पे फ्रेकोइश कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत को रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहले व्यापारिक कारखाने को स्थापित किया, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन में, 48 नंबर में कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित हुई थी, तो ये लुई 14वें में क्या हुई थी, लुई 14वें में, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर है 49, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे किसी भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो ये काल्बर्ट को माना जाता है, किसको, काल्बर्ट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 50 नंबर, बंगाल में निम्न में से यहाँ पे कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, किसको डचों ने स्थापित किया था, ये हुगली भी हो जाएगा और चिंसुरा का भी हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद देखते हैं डिटेल्स में, यहाँ पे ध्यान देंगे डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली उड़ीसा राज्य में स्थापित हुई थी 1627 ईस्वी में, और 1676 में डचों ने पिपली में अपना पहला कारखाना छोड़ दिया और बालासोर में अपना नया कारखाना बना लिया, राइट। और डचों का बंगाल में सही ढंग से व्यापार 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी बस्ती स्थापित कर ली। लगभग 1656-57 में इन्होंने डचों ने चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और डचों ने हुगली में, यहाँ पे क्या है, हुगली में भी अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी, क्योंकि एक विवरण के अनुसार यहाँ पे लिखा है 1600 ईस्वी में हुगली की नदी में यहाँ पे भीषण बाढ़ आई और हुगली शहर में स्थित डच कारखाने फैक्ट्री क्या है, बहा दिया, राइट। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें यहाँ पे देखा लिखा है कि डचों ने चिंसुरा हुगली दोनों शहरों की स्थापना, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई थी और 17वीं शताब्दी के समाप्त होने के ये डच की कंपनियां काशिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, यहाँ पे बरजुंग जुगदिया में स्थापित होना शुरू हो गई थी, राइट। इसके साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। आइए मिलान करते हैं इसमें, यहाँ पे 51 नंबर में, अब 51 नंबर में कह रहा है कि डच कारखानों के बारे में, किसको मिलान करना, डच कारखानों को, और उनकी स्थापना वर्ष के साथ मिलान करना। अब यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है कि इसमें बिमलीपट्टम क्या था, ये स्थापना इसकी कब हुई थी, तो ये 1641 ईस्वी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीसरा हो गया, राइट, सॉरी। इसके बाद कराइकल था, कराइकल 1645 ईस्वी में, कोच्चिन जो था ये 1663 ईस्वी में, और चिंसुरा जो था ये 1653 में। ये थोड़ा सा डेट आर्ट याद करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन पूछा है तो इसे थोड़ा सा रिवाइज करना ही पड़े। तो मतलब 3 हो गया, 2 हो गया, फिर इसमें 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो 3 2 4 1। आइए देखते हैं कौन सा 3 2 4 1 है, तो यहाँ पे 3 2 4 1 की बात अगर करें तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब आइए देखते हैं इसका यहाँ पे डिटेल्स, डचों द्वारा भारत में खोले गए, यहाँ पे डचों द्वारा भारत में खोले गए कारखानों की स्थापना वर्ष यहाँ पे क्या है, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिमलीपट्टनम 1641, कराईकल जो हो जाएगा 1645, कोच्चिन जो हो जाएगा 1663, चिंसुरा जो हो जाएगा ये 1653 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 52 नंबर में बात करा कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि यहाँ पे कारण था कि अंग्रेजों की फौज क्या थी, शक्तिशाली थी, बी आंसर करेक्ट। कैसे शक्तिशाली थी, इसके बारे में आइए जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी, सबसे बड़ा यही कारण था, राइट। और वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के समय फ्रांस की जनशक्ति इतना हराश हुआ कि सप्तवर्षीय जो युद्ध के समय उनके पास शायद ही कोई ऐसा युद्ध पोत बचा था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, क्या थी, शक्तिशाली नौसेना थी, राइट।
अब 53 नंबर यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि इनके प्रवेश का तिथि क्रम बताना। राइट, यहाँ पे निम्न यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश का तिथि क्रम बताना, जो व्यापार के समय इसमें प्रवेश किया था। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली, हम लोग यहाँ पे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पुर्तगाली तो 4 हो जाएगा, फिर पुर्तगाली के बाद डच 2, फिर उसके बाद अंग्रेज यहाँ पे 1, और उसके बाद यहाँ पे फ्रांसीसी। तो इसमें बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए, तो ये यहाँ पे आपको डिटेल बताने की तो जरूरत है नहीं, इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है पांडिचेरी, पांडिचेरी पे किसका कब्जा था, तो ये भी यहाँ पे ध्यान देंगे सबका। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें मिलान करने के लिए कह रहा है। तो इसमें यहाँ पे देखते हैं, इसमें यहाँ पे 54 नंबर में कह रहा है कि पांडिचेरी, पांडिचेरी क्या हो जाएगा, पांडिचेरी पे इसमें यहाँ पे फ्रेंच का हो जाएगा, और इसके बाद गोवा जो हो जाएगा ये पुर्तगाली का हो जाएगा, और ये ट्रांकोर ये डेनिश का हो जाएगा, सद्रास डच का हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे 2 2 3 यहाँ पे 4 1। राइट, सॉरी, तो इसमें 54 नंबर का इसके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 2 3 4 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो आइए देखते हैं ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे देखते हैं मिलान कर, यहाँ पे मिलान किया है, पांडिचेरी का ये फ्रेंच हो जाएगा, गोवा का पुर्तगीज हो जाएगा, ट्रांकोर का डेनिश हो जाएगा, सद्रास का डच हो जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 55 नंबर का। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिहार में प्राप्त होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर का। 56 नंबर में ध्यान देंगे, 56 नंबर में कह रहा है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा, अफीम के लिए काफी ज्यादा फेमस था। राइट, अगला देखते हैं 57 नंबर, भारत और चीन, यहाँ पे क्या है, भारत और चीन इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य क्या था, तो ये अफीम था। क्या है, यहाँ पे भारत चीन इंग्लैंड के बीच में त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य यहाँ पे क्या था, आर्थिक स्रोत, तो ये अफीम था। राइट, अब इसमें यहाँ पे देखते हैं इसका डिटेल्स में, भारत और चीन इंग्लैंड के बीच में, भारत चीन इंग्लैंड के बीच व्यापार का मुख्य आधार क्या था, अफीम था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बंगाल बिहार आदि के क्षेत्रों में अफीम की खेती का एकाधिकार स्थापित किया और भारतीय किसान की जबरन खेती करवाई। तो चीन से व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन में निर्यात किया गया, क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय, चीनी के बर्तन, रेशम की अधिक आवश्यकता थी। इसमें यहाँ पे अफीम भारत और चीन का इंग्लैंड का यहाँ पे मुख्य आर्थिक स्रोत हो जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 58 नंबर का। कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा ऐसा एक जो स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आया, तो सबसे अंत में ये फ्रांसीसी आए, यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे फ्रांसीसी का, 15वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक राष्ट्रीय व्यापार के समय समय पर आए भारत। यूरोप में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज, 1667 में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इस प्रकार भारत में आने वाले व्यापारियों के सबसे अंत में कौन आया, तो ये फ्रांसीसी आए थे। राइट, 59 नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे कहाँ पे, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोच्चिन, अहमदाबाद, पटना। तो इस सब में स्थापित किए थे, डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। राइट, 16 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, 16 नंबर में ध्यान देंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ध्यान देंगे, मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन है, इसमें यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, और युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों की देन है तंबाकू लाल मिर्च की खेती, तो ये भी यहाँ पे अंग्रेजों की देन नहीं है, तो इसमें यहाँ पे कोई भी सही नहीं हो जाएगा, यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। राइट, अगला देखते हैं, इसमें यहाँ पे मृदा के स्वरूप ध्यान देंगे, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में हुआ था, और अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों के भारत की यहाँ पे कोई भी देन नहीं थी। राइट, अगला है 61 नंबर क्वेश्चन। ये जो यहाँ पे एक्सला शापिल 1748 में हुई थी, ये प्रथम कर्नाटक की समाप्ति हुई थी, यहाँ पे करेक्ट है।
मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। तो इस पे यहाँ पे देखते हैं, इसमें बात इसमें यहाँ पे कोई और ऑप्शन है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन करेक्ट है, राइट, दो ही कथन है। तो इसमें यहाँ पे 1748 में हुई थी एक्सला शापिल की, और मद्रास को वापस कर दिया गया था, तो ये कथन यहाँ पे करेक्ट है, राइट। अगर इसका डिटेल से देख लेते हैं एक्सला शापिल के बारे में। एक्सला शापिल 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, और यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया, और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं 62 नंबर, और आज के सेशन का ये अंतिम है। भारत में अंग्रेजों को सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या था? अंग्रेजों में बंगाल की विजय से अपार धन जनशक्ति मिलना, ये भी करेक्ट है। अंग्रेजों की बेहतर नौसेना, यही तो इनकी यहाँ पे मेन ताकत थी, नौसेना ताकत है, क्योंकि ये लोग क्या समुद्र के माध्यम से आते थे, और यहाँ पे ब्रिटेन की नौसेना बहुत यहाँ पे ताकतवर थी, राइट, जिसको चाहती थी उसको अपने कब्जे में ले लेती थी, राइट। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, एक और दो दोनों विकल्प इसमें सही है, राइट। भारत में अंग्रेजों की यहाँ पे सफलता का कई कारण थे, जिसमें अंग्रेजों की बेहतर सेना, नौसेना ताकत, बंगाल पर नियंत्रण, अपार जनधन प्राप्ति, कंपनी के कई इकाइयों में समन्वय योग्य नेतृत्व थे यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी सफलता का कारण बना, राइट। तो इस तरीके से एक टॉपिक समाप्त किए। अगली जो टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ये टॉपिक ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे पहली टॉपिक इम्पोर्टेंट थी, राइट। तो इसको यहाँ पे हम अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ पे एक ही में अगर वीडियो बड़ी बना देते हैं तो ये बोरिंग लगती है, राइट, देखने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। इस तरीके से आपको एक एक वीडियो बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब हम यहाँ पे दूसरी क्लास में देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये एक दिन में 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि यहाँ पे क्या है, बीपीएससी का 27 जुलाई को जो एग्जाम्स है इसमें यहाँ पे पूरे के पूरे हिस्ट्री समाप्त कर दी जाए, राइट। आज के लिए इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।